वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं आपकी जो कक्षा 8 की बुक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन यानी कि नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स, उसके छठे अध्याय का क्वेश्चन आंसर जिसका नाम है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली यानी कि अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसके सारे क्वेश्चन आंसर देखेंगे, चाहे वो पाठ के अंदर के हों चाहे अभ्यास प्रश्न के हों। बट ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर पाठ के अंदर का क्वेश्चन बताइए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो स्टैंडर्ड एनसीईआरटी की जो बुक है उससे मैं क्वेश्चन आंसर कराता हूं। काफ़ी जगह ऐसा होता है कि कॉलेज वाले थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके कोई चैप्टर वहाँ पे डाल देते हैं, कोई क्वेश्चन डाल देते हैं। तो सभी कॉलेज के अनुसार मैं यहाँ पे वीडियो नहीं बना सकता। जो स्टैंडर्ड बुक है एनसीईआरटी की उससे मैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर बना रहा हूँ। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। और ख़ास बात यह है कि आप लोग चैप्टर को पहले पढ़ा करिए, तब उसके बाद आके क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आप लोगों को किसी भी एनसीईआरटी के किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं। मैं 24 से 48 घंटे के अंदर कोशिश करूंगा कि आपकी वीडियो आप तक पहुंच जाए। आपको सिर्फ इतना काम करके रखना है कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना है। और उसी के बाद बेल आइकन आएगा यानी कि घंटे का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। जैसे मैं आप लोगों की वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आपको पता चल जाए कि आपकी वीडियो अपलोड हो गई है। अब शुरू करते हैं आज का यहाँ पे क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले पाठगत प्रश्न है यानी कि पाठ के अंदर जो आपके क्वेश्चन आंसर उसको यहाँ पे देखेंगे हम। यहाँ पे देख लीजिए, प्रश्न नंबर 1 है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि पुलिस हिरासत के दौरान अपनी गलती मानते हुए आरोपी द्वारा दिए गए बयानों को उसके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये आपके जो एनसीईआरटी की स्टैंडर्ड बुक है उसके पेज नंबर 71 पे है यानी कि 71 पे है। अब इसका आंसर देखते हैं। पुलिस हिरासत के दौरान अपनी गलती मानते हुए आरोपी द्वारा दिए गए बयानों को उसके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि पुलिस हिरासत के दौरान हो सकता है कि आरोपी ने पुलिस की मारपीट के डर से डरकर या किसी दबाव में आकर बयान दिया हो। सिंपल सी बात है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आइए अब शांति की कहानी पर वापस लौटते हैं और इन सवालों के जवाब खोजते हैं। इसमें यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं, क और ख। क है, जब चोरी के इल्ज़ाम में शांति को गिरफ्तार किया गया उसी दौरान सब इंस्पेक्टर राव ने उसके भाई सुशील को भी 2 दिन तक पुलिस हिरासत में रखा। क्या उसको हिरासत में रखने की कार्रवाई कानूनन सही थी? क्या इससे डीके बसु दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ है? और दूसरा क्वेश्चन है, क्या सब इंस्पेक्टर राव ने शांति को गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ मुकदमा दायर करने से पहले गवाहों से पर्याप्त सवाल पूछे और ज़रूरी सबूत इकट्ठा किए थे? पुलिस की जिम्मेदारियों के हिसाब से आपकी राय में सब इंस्पेक्टर राव को जांच के लिहाज से और क्या क्या करना चाहिए था? ये आपके पेज नंबर 72 पे है। तो अगर आप, इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोई चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करना है तो चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन के आंसर आप खुद ही आसानी से दे पाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए, पहला है उसके जब भाई को 2 दिनों के लिए हिरासत में रखा था उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया था। तो ये बिल्कुल देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया बिल्कुल गलत है। सब इंस्पेक्टर राव द्वारा शांति के भाई सुशील को 2 दिन की तक पुलिस हिरासत में रखने की कार्रवाई कानूनन गलत थी। इससे डीके बसु के दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ है। और ख है, सब इंस्पेक्टर राव ने शांति को गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ मुकदमा दायर करने से पहले गवाहों से पर्याप्त सवाल नहीं पूछे और न ही पर्याप्त सबूत इकट्ठा किए। पुलिस की जिम्मेदारियों के हिसाब से सब इंस्पेक्टर राव को जांच के लिहाज से निम्नलिखित कार्य करने चाहिए थे। यहाँ पे 3 कार्य यहाँ पे लिखे गए हैं जो करने चाहिए थे इंस्पेक्टर राव को। पहला, शांति की गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी के कागज़ तैयार करने चाहिए थे। दूसरा है, अरेस्ट मेमो पर शांति के दस्तखत करवाने चाहिए थे, जो कि नहीं कराया था। तीसरा है, शांति के किसी जानने वाले या रिश्तेदार को जानकारी दी जानी चाहिए थी। ये आपका दूसरा क्वेश्चन का पूरा आंसर हो गया। अब आता है तीसरा क्वेश्चन। आइए अब थोड़ी अलग स्थिति में मामले को देखते हैं। मान लीजिए कि शांति और उसके भाई सुशील थाने में जाकर यह शिकायत करते हैं कि शिंदे के 20 वर्षीय बेटे ने उनकी बचत के 15,000 रुपये चुरा लिए हैं। क्या आपको लगता है कि थाने का प्रभारी अधिकारी फ़ौरन उनकी एफआईआर दर्ज कर लेगा? ऐसे कारक लिखिए जो आपकी राय में एफआईआर लिखने या न लिखने के पुलिस के फैसले को प्रभावित करते हैं। पेज नंबर ये भी 72 में है आपके। अब इसका आंसर देख लेते हैं। थाने का प्रभारी अधिकारी शांति व उसके भाई सुशील के एफआईआर फ़ौरन दर्ज नहीं करेगा। एफआईआर न लिखने के पुलिस के फैसले को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। पहला है, शांति गरीब घरेलू नौकरानी है जो किसी पर चोरी का इल्ज़ाम लगा है, वह अमीर बाप का बेटा है, इसलिए गरीब होने के कारण शांति पुलिस के सही होने पर
भी उसकी बात को दबाने की कोशिश करेगी। और दूसरा है, पुलिस अफसर उल्टा शांति और उसके भाई के से सवाल करेगा कि उनके पास 15,000 रुपये कहाँ से आए, और उन्हें डरा धमका कर वहाँ से भगा देगा। ये दो यहाँ पे कारक हैं। अब देखते हैं चौथा नंबर का क्वेश्चन। सारे गवाहों के बयान सुनने के बाद न्यायाधीश ने शांति के मुकदमे में क्या कहा। ये आपके एनसीईआरटी के पाठ्यपुस्तक नंबर 73 पे है, 73 पे है। तो यहाँ पे देख लीजिए 3 पॉइंट लिखा गया है। शांति को चोरी के आरोप में बरी कर दिया गया। पुलिस ने शांति से जो 10,000 रुपये बरामद किए थे वो उन्हें लौटाने का आदेश दे दिया गया। और तीसरा है, न्यायाधीश ने लिखित फैसले में कहा कि सब इंस्पेक्टर राव ने ठीक से जांच नहीं की, जिसके कारण शांति को जेल जाना पड़ा। ये था चौथा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। पेज नंबर 74 पे है आपके। ये मोटे अक्षरों में जो प्रक्रियाएं लिखी गई हैं आपके पेज नंबर 74 पे आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगी, वे सभी निष्पक्ष सुनवाई के लिए बहुत जरूरी हैं। शांति के मुकदमे के इस विवरण के आधार पर अपने शब्दों में लिखें कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं का आप क्या मतलब समझते हैं। एनसीईआरटी के पेज नंबर, ये जो क्वेश्चन पूछा गया 75 पे है। अब यहाँ पे देख लीजिए मोटे शब्दों में लिखा गया है खुली अदालत, दूसरा है सबूतों के आधार पर, और तीसरा है अभियोजन पक्ष के गवाहों के से जीरा। खुली अदालत का यहाँ पे मतलब क्या है। खुली अदालत शांति का मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया गया। ये दूसरा है सबूतों के आधार पर। सबूतों के आधार पर न्यायाधीश ने अदालत के सामने पेश किए गए सबूतों के आधार पर शांति को बरी कर दिया, यानी कि उसको रिहा कर दिया। और तीसरा है अभियोजन पक्ष के गवाहों की जीरा शांति की अधिवक्ता सुश्री राय को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से सवाल पूछने का मौका दिया गया। ये था 5वां क्वेश्चन का आंसर। अब 6वें क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। यहाँ पे 6वां क्वेश्चन पहले देखते हैं। अपनी कक्षा में चर्चा करें कि अगर शांति के मुकदमे में निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन किया जाता तो क्या हो सकता था। पेज नंबर 75। पहला यहाँ पे है, अगर उसे अपने बचाव के लिए वकील न मिलती। दूसरा, अगर अदालत उसे निर्दोष नहीं मानते हुए मुकदमा चलाती। तो इसके दोनों के आपको आंसर बताने हैं। पहला है, अगर शांति को अपने बचाव के लिए वकील न मिलता तो उसे उस अपराध की सज़ा मिलती जो उसने किया ही नहीं था, और उसे उसके जमा किए गए पैसे भी वापस नहीं मिलते। और दूसरा है, अगर अदालत उसे निर्दोष नहीं मानती और मुकदमा चलाती तो मुकदमे की सारी प्रक्रिया गलत होती और उसे इंसाफ नहीं मिलता। अब यहाँ पे है चित्र आधारित प्रश्न। आपके पाठ में चित्र दिया गया है, उसको देख लीजिएगा। पेज नंबर 67 से 70 के बीच में है वो चित्र। उपरोक्त चित्रकथा पट के आधार पर बताइए कि आपराधिक न्याय व्यवस्था में कितने अधिकारी मुख्य लोग होते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, उत्तर है पुलिस होते हैं, सरकारी वकील होते हैं, बचाव पक्ष का वकील होता है, न्यायाधीश। ये 4 अधिकारी आपराधिक न्याय व्यवस्था के मुख्य लोग होते हैं। अब आता है आपके अभ्यास प्रश्न का क्वेश्चन आंसर, यानी कि आपके जो चैप्टर के लास्ट में आपसे क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है वो यहाँ पे है। तो इसको देख लीजिए। 3 क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा है, कहानी नुमा है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। पीसलैंड नामक शहर में फियस्ता फुटबॉल टीम के समर्थकों को पता चलता है कि पास के एक शहर में, जो वहाँ से लगभग 40 किलोमीटर है, जुबली फुटबॉल टीम के समर्थकों ने खेल के मैदान को खोद दिया। वहीं अगले दिन दोनों टीमों के बीच अंतिम मुकाबला होने वाला था। फियस्ता के समर्थकों का एक झुंड घातक हथियारों से लैस होकर अपने शहर के जुबली समर्थकों पर धावा बोल देता है। इस हमले में 10 लोग मारे जाते हैं, 5 औरतें बुरी तरह जख्मी होती हैं, बहुत सारे घर नष्ट हो जाते हैं और 50 से ज़्यादा लोग घायल होते हैं। कल्पना कीजिए कि आप और आपके सहपाठी आपराधिक न्याय व्यवस्था के अंग हैं। अब अपनी कक्षा को इन 4 समूहों में बांट दीजिए। अभी आपको पता है कि 4 इसमें अधिकारी होते हैं, पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश। आपको अपनी क्लास के ऐसे बच्चों को ऐसे समूह में बांटना है कि ये चारों उसमें आ जाएं। निम्न तालिका में के दाएं कॉलम में कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं। इन जिम्मेदारियों को बाईं ओर दिए गए अधिकारियों की भूमिका के साथ मिलाइए। प्रत्येक टोली को अपने लिए उन कामों का चुनाव करने दीजिए जो फियस्ता समर्थकों की हिंसा से पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक है। ये काम किस क्रम में किए जाएंगे। अब इसका यहाँ पे आंसर हम देख लेते हैं। यहाँ पे भूमिका है बाएं तरफ और कार्य है दाहिने तरफ। पुलिस है, सरकारी वकील है, बचाव पक्ष का वकील है और न्यायाधीश है। आपको बताना है कि कौन से कार्य किसके हैं। यहाँ पे मैं इसके आंसर को नीचे यहाँ पे मिला के लिख दिया हूँ। पुलिस की क्या क्या भूमिका है, ऊपर टोटल आपको पता है कि यहाँ पे देख लीजिए कितने यहाँ पे हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टोटल कार्य हैं। आपको 14 को 4 भागों में डिवाइड करना है। कौन किसका कार्य है? पुलिस का कार्य है। पहला है यहाँ पे है फेस्टा समर्थकों को गिरफ्तार करना। दूसरा है हमले की शिकार महिलाओं की डॉक्टरी जांच कराना। तीसरा है जले हुए घरों की तस्वीरें लेना। चौथा है सबूत दर्ज कराना। और पाँचवा है गवाहों को के बयान दर्ज करना। भूमिका अब दूसरी है सरकारी वकील की। कार्य है इसके दो, अदालत में गवाहों की जांच करना और दूसरा है पीड़ितों का पक्ष प्रस्तुत करना। तीसरा है बचाव पक्ष का वकील क्या करेगा, उसके भी दो कार्य हैं, आरोपी व्यक्तियों से मिलना और गवाहों से बहस करना। और लास्ट में न्यायाधीश का कार्य क्या है, इसमें भी 5 कार्य हैं। पहला है गवाहों को सुनना, दूसरा निष्पक्ष सुनवाई करना, तीसरा है यह तय करना कि आरोपी कितने साल जेल में रहेंगे और चौथा है फैसले लिखना और पाँचवा है फैसले सुनाना। ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब यही स्थिति लें और किसी ऐसे विद्यार्थी को उपरोक्त सारे काम करने के लिए कहें जो फिएस्टा क्लब का समर्थक है। यदि आपराधिक न्याय व्यवस्था के सारे कामों को केवल एक ही व्यक्ति करने लगे तो क्या आपको लगता है कि पीड़ितों को न्याय मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो क्यों? तो यहाँ पे आंसर इसका लिखा गया है, पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाएगा क्योंकि पहला है एक व्यक्ति के हाथों में सारी शक्तियाँ होने पर भेदभाव की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा है शक्ति के दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है। और तीसरा है एक ही व्यक्ति द्वारा यानी पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील, न्यायाधीश आदि के कार्यों को भलीभांति करना संभव नहीं है। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो आज के चैप्टर का लास्ट यहाँ पे है क्वेश्चन आंसर। आप ऐसा क्यों मानते हैं कि आपराधिक न्याय व्यवस्था में विभिन्न लोगों को अपनी अलग अलग भूमिका निभानी चाहिए? 2 कारण बताइए। तो यहाँ पे उत्तर है विभिन्न लोगों को अलग अलग भूमिकाएं क्यों। पहला है इससे शक्ति किसी एक जगह केंद्रित नहीं होती और इससे अन्याय की संभावना कम हो जाती है। दूसरा, जब अलग अलग भूमिकाओं में विभिन्न लोग काम करेंगे तो वे कार्य को अच्छी तरह से कर सकेंगे, भेदभाव को पनपने का मौका नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है, अगर एक काम को एक ही व्यक्ति करेगा, मतलब ढेर सारे काम को एक ही व्यक्ति करेगा, तो वो काम अच्छे से नहीं कर पाएगा और भेदभाव करेगा किसी के साथ और अच्छे तरीके से अपने कार्य को संभाल नहीं पाएगा। और अगर उसी कार्य को 3-4 लोगों में डिवाइड कर दिया जाए तो वो अपने कार्य को अच्छे तरीके से समझ भी पाएंगे और किसी के साथ भेदभाव होने की संभावना कम हो जाएगी। तो ये था आज के चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर। आशा करता हूँ आप लोगों को सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और ऐसी अगर ढेर सारी वीडियो आपको एनसीईआरटी के किसी भी क्लास के क्वेश्चन आंसर की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं 24 से 48 घंटे के अंदर कोशिश करूँगा कि आपकी वीडियो आप तक पहुँच जाए। और आपको सिर्फ इतना काम करके रखना है कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।